नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। बिहार दरोगा एग्जाम जनवरी 2026 की शानदार तैयारी में हम लोग जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है सभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि खाकी सीरीज 3.0 हो गया, डबल स्टार हो गया और जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है वो भी हम आपको करवा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग खान सर का जो बिहार दरोगा केजीएस टेस्ट नंबर आपका 14 है ना, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले 13 जो है जो वीडियो है टेस्ट है आपको डिस्कशन करवा दिए हैं, तो जो लोग नहीं देखे या तो नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सभी का 20-20 टेस्ट है, यानी कि खान सर का आपको 21 टेस्ट मिलेगा और बाकी जो डबल स्टार का है 20 टेस्ट है और जो खाकी सीरीज है उनका भी 20 टेस्ट है। ठीक है, और जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से निःशुल्क टेस्ट चल रहा है वो भी 20 टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सभी टेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, अभी इस चैनल पर आपको हम सभी अधिकतर करवा भी दिए, जैसे कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से निःशुल्क टेस्ट जो 19 टेस्ट हम करवा दिए। ठीक है, मात्र एक टेस्ट बचा हुआ है, डबल स्टार वाले में 14 टेस्ट हो चुका है। ठीक है, और फिर ये आपका केजीएस वाला भी 14वां नंबर हो रहा है आज, और खाकी सीरीज भी लगभग 10-12 हो गया। ठीक है, तो जो भी है वो आपको हम समाप्त कर देंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 2 टेस्ट आपको हम डेली करवा दें। ठीक है, तो और अधिक से अधिक क्या प्रश्नों का रिवीजन होगा, और ये सभी टेस्ट है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लाटेस्ट है ना, यानी कि आपको करंट अफेयर पूरा अपडेटेड मिलेगा जो कि डायरेक्ट एग्जाम में लगने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ आज देखते हैं टेस्ट नंबर 14 का। ठीक है, टेस्ट नंबर 14 में क्या है, पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने एवं जो विशेषज्ञ का शीशा होता है, तो दाढ़ी बनाने और दंत जो चिकित्सक होता है, विशेषज्ञ होता है, वो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो अबतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अबतल दर्पण को ही क्या बोला जाता है, उन्नतोदर शीशा कहा जाता है ना। ये उन्नतोदर शीशा जो है ये अबतल दर्पण का दूसरा नाम है। ठीक है, याद रखना, अबतल दर्पण को ही क्या उन्नतोदर शीशा भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को नतोदर शीशा कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आज सीखना है, क्या कि अबतल दर्पण को ही क्या उन्नतोदर, अबतल उन्नतोदर और उत्तल को नतोदर है ना। तो जैसे कि नाम से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे अबतल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, तो ये वाला उन्नतोदर ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, तो अबतल उन्नतोदर, और देखिए उत्तल थोड़ा सा छोटा, तो ये नतोदर है ना। तो यही दोनों में ध्यान रखना है, कंफ्यूजन होगा तो ये दोनों को थोड़ा सा रिलेट कर लेना है कि उन्नतोदर और नतोदर। तो उन्नतोदर क्या हो गया, थोड़ा सा अबतल बड़ा है ना, अबतल बड़ा शब्द है, तो उन्नतोदर ये भी बड़ा शब्द है, और उत्तल छोटा तो नतोदर छोटा वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए कहाँ पर इसका यूज होता है, ऐसे में ही आपको कई प्रश्न पूछ लिया जाता है उदाहरण से ही। ठीक है, तो अबतल दर्पण का इस्तेमाल जैसे दाढ़ी बनाने में हो गया, दंत चिकित्सक में हो गया, सोलर कुकर में हो गया, सर्च लाइट में भी अबतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में भी अबतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अबतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये सब प्रकार का प्रतिबिंब बना देता है, यानी कि सीधा, उल्टा, छोटा, बड़ा, समान, वास्तविक, आभासी, सब प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है ये। ठीक है, रही बात क्या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कि नतोदर शीशा, तो उत्तल दर्पण के बारे में ध्यान रखना है, क्या इसे नतोदर शीशा कहा जाता है और यह हमेशा छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि हमेशा ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना है, हमेशा है ना, बड़ा नहीं बनाता ये कभी। ठीक है, ध्यान रखना है। जो उत्तल दर्पण है, जैसे कि गाड़ी के साइड मिरर में पूछा जाता है कि किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो गाड़ी के जो साइड मिरर रियर व्यू देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखते हैं आप, जैसे कार से जा रहे हैं तो बड़े से बड़ी जो ट्रक है ना वो छोटा दिखेगा, यानी कि छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण को ही क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, क्या बोलते हैं, कन्वेक्स है ना। उत्तल दर्पण क्या कहलाया, ये कन्वेक्स है, और जो अवतल दर्पण है वो कनकेव कहलाता है, क्या कनकेव है ना, कनकेव मिरर। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है, देखिए अवतल दर्पण जो है अभिसारी कहलाता है, क्या अवतल दर्पण अभिसारी होता है और उत्तल दर्पण अपसारी होता है, क्या उत्तल दर्पण अपसारी होता है। ठीक है, तो अवतल जो होता है ना ये वाला, ये क्या कहलाता है, अभिसारी। ठीक है, अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना आपको, ये जो अवतल मतलब दर्पण है ना, तो दर्पण में जैसे ये अभिसारी हुआ, ठीक है, अवतल दर्पण जो है ये अभिसारी हुआ, लेकिन लेंस में क्या हो जाएगा, वही अवतल लेंस क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल आपको ध्यान रखना, क्या दर्पण में याद कर लीजिए और एक ही याद करिए कोई भी। ठीक है, तो दर्पण में याद कर लीजिए और लेंस वाले में क्या उल्टा कर देना। ठीक है, तो दर्पण में जो अवतल दर्पण है वो क्या कहलाया, अभिसारी, अवतल दर्पण अभिसारी, और उत्तल दर्पण क्या अपसारी, उत्तल दर्पण अपसारी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार से क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर में क्या यूरेनियम 238 का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 का भी प्रयोग होता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ यूरेनियम 238 है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यूरेनियम की बात करेंगे, तो यूरेनियम का खोज किसने किया था मालूम, मार्टिन हेनरिक
क्लेप्रोथ, है ना, मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ, इसी ने यूरेनियम का खोज किया था, है ना। और यूरेनियम का अयस्क पूछा जाता है आपसे कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो पिच ब्लेंड यूरेनियम का ही अयस्क है, ठीक है। पिच ब्लेंड किसका, यूरेनियम का अयस्क है। और क्या पूछा जाता है आपसे कि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर अगर पूछे, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वो कौन सा था, तो उसका नाम था अप्सरा, है ना। तो अप्सरा जो है भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और रही बात क्या, गैसोहोल, ये पूछा जाता है गैसोहोल किसका मिश्रण है, पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है। गैसोहोल जो है ये पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है, ठीक है। अच्छा, ये जो यूरेनियम की खोज जो है मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ ने किया था, ये कब किया था, तो ये 1789 में किया था। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है। और यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की जैसे आयु है, तो यूरेनियम कार्बन डेटिंग विधि से ही यूरेनियम से ही पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 3 में क्या है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण होता है। तो दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण, तो चित्र संदेश का संचरण कैसे होता है, आयाम मॉड्यूल द्वारा होता है। कैसे, आयाम मॉड्यूल द्वारा होता है, ठीक है। यहीं पर अगर जैसे ध्वनि का जो संचरण होता है वो कैसे होता है, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल में होता है ना, यानी कि आवृत्ति मॉड्यूलन द्वारा होता है ना। तो ध्वनि का जो है संचरण वो आवृत्ति होता है ना, जैसे ध्वनि कितनी आवृत्ति, तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। तो जो होता है अब श्रव्य ध्वनि होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। श्रव्य ध्वनि जो कि मानव सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। और प्राश्रव्य ध्वनि जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। तो वो क्या आवृत्ति मॉड्यूलन पर होता है, ठीक है, ध्वनि का संचरण, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। तो जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है, तो वो त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या होता है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे ना तो उसका त्रिज्या क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, त्रिज्या बढ़ जाता है। एक प्रश्न है जो कि यहाँ पर रिपीट होते रहता है एग्जाम में, कि पानी का जो बुलबुला है वो किस भांति ये कार्य करता है, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये देखिए, स्टोरेज बैटरी चार्ज करने के लिए ना प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर आंसर क्या हुआ, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। बाकी प्रत्यावर्ती धारा जो है ये क्या, इलेक्ट्रिक मोटर चलाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत शक्ति संचरण हेतु प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने हेतु इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोबाइल चार्जर होता है। तो मोबाइल चार्जर क्या होता है, तो ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्या, अपचाई ट्रांसफार्मर होता है मोबाइल चार्जर। नेक्स्ट क्या, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक से अधिक प्रकाश एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, एक मकान में 2 बल्ब है, उनमें से एक क्या करता है, दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, इसका क्या अर्थ है, तो देखिए कम प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है ना, प्रतिरोध अधिक हुआ इसलिए क्या है, कम प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है, यही आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हो गया। चलिए यहाँ पर आपको चीजें याद रखना है, क्या देखिए, बल्ब का जो आविष्कार है किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर आपको याद रखना है जैसे कि जो पावर होता है ना, यहाँ जो एक फॉर्मूला याद रखना है, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज और गुना धारा होता है, ठीक है। इसी प्रकार का जो नोमरिकल पूछा जाता है, यही पी बराबर क्या हो जाता है, इसको ये भी आप लिख सकते हैं क्या, आई स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं, ठीक है। और यही पी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यही लिख सकते हैं क्या, भी स्क्वायर बटे आर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सम न्यूट्रॉनिक समूह है। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन समान है। न्यूट्रॉन किसको बोलेंगे, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान में प्रोटॉन को घटाएंगे तो वो न्यूट्रॉन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसका जो है ना, जैसे ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, द्रव्यमान है, और नीचे वाला जो ये क्या है, वो प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है। तो जो जिसका अंतर समान होगा, है ना, जैसे इसका अंतर जो है, इसका अंतर जो है, इसका अंतर जो है, तो समान होगा, यानी कि सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन समान होगा। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे किसका समान होता है, जैसे 12 में से 6 घटाएं, यहाँ क्या अंतर, क्या 6 आया, यहाँ पर क्या 7 अंतर आ रहा था, ये आंसर नहीं होगा। ये पर 6 आया, यहाँ पर 7 आ गया, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या 8 6 14 है ना, 14 में से 6 घटाएं, इसका अंतर क्या 8 है, इसका अंतर क्या 7 है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये 8 है, और 15 में से 7 घटाइए यहाँ पे, तो ये 8 होगा, और 16 में से 8 घटाइए, ये 8 है ना, इसका अंतर क्या हुआ, समान है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या समान है, तो यही सम न्यूट्रॉनिक हो गया, है ना। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह आपको सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाता है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया।
जिसका परमाणु भार समान हो तो समभारिक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है ना। यूरेनियम विधि द्वारा ही पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। और कार्बन डेटिंग से किसका? तो जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है। जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो इसमें कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, है ना। द्रव्यमान क्या होता है? नहीं बदलता है। घनत्व, सांद्रता और आयतन वो बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, 100 ग्राम चीनी, बोला क्या, 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है, तो क्या नहीं बदलता है? तो द्रव्यमान यहाँ पर क्या हो, कौन सी राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान नहीं बदलता, ठीक है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है, जैसे कि द्रव्यमान जो होता है ना, क्या होता है कि उसका हमेशा हर जगह बराबर होता है, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या मालूम, कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 60 केजी है, ठीक है। तो चंद्रमा पर किस इसका जो द्रव्यमान है कितना होगा? तो इसका आंसर कौन बताएगा? चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो कितना होगा? तो द्रव्यमान जो है ना, ये क्या होता है, सेम होता है। तो चंद्रमा पर भी कितना होगा? 60 केजी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्या पूछ क्या रहा है? द्रव्यमान पूछेगा तो सेम हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहीं पर पूछेगा कि किसी पिंड का भार अगर 60 केजी है पृथ्वी पर उसका भार कितना है? 60 न्यूटन, है ना। भार बोलेंगे तो न्यूटन, है ना। द्रव्यमान बोलेंगे तब केजी। तो 60 न्यूटन है, ठीक है। भार है कितना? 60 न्यूटन है। तो चंद्रमा पर कितना होगा उसका भार? तो उसका क्या होगा? 1/6 हो जाता है ना, यानी कि 10 न्यूटन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो किसके कारण पानी निकलता है? तो परासरण के कारण निकलता है ना, ऑस्मोसिस के कारण निकलता है। निम्न में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो सबसे उच्च गलनांक यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बोरोन का यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पर बोरोन हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान रखना, क्या टंगस्टन का सबसे अधिक गलनांक किसका होता है? टंगस्टन का होता है, ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा टंगस्टन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोरोन करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोरोन हो गया। यहीं पर अगर बात करेंगे लोहा, तो लोहा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के भूप्रकृति में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। उसके बाद क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम। उसके बाद पाया जाता है लोहा, ठीक है। तो यहाँ से 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। पूछेगा पृथ्वी के क्रस्ट में, भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या? ऑक्सीजन पाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है? सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन क्या है? ये उपधातु है, धातु नहीं है, ठीक है। लेकिन यहीं पर पूछा जाएगा कि पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाना धातु कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। ये पृथ्वी जैसे भूप्रकृति में पाए जाने वाला दूसरा सबसे ज़्यादा धातु कौन सा है? तो वो लोहा हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या होगा? लोहा, है ना। लोहा का प्रतीक क्या होता है? तो एफ ही होता है। आपसे एक बार बिहार पुलिस में यही पूछ लिया जाएगा कि लोहा का प्रतीक क्या होता है ना, तो एफ ही होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फोटोग्राफी के प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है ना। फोटोग्राफी के प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। यहीं पर पूछा जाता है आपसे, क्या कृत्रिम वर्षा में किसका इस्तेमाल होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो वो सिल्वर आयोडाइड। किसका? सिल्वर आयोडाइड के द्वारा ही कृत्रिम वर्षा किया जा सकता है। तो ये सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ठीक है। और फोटोग्राफी प्लेट सिल्वर ब्रोमाइड। चूहे मारने का विष यानी जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहे मारने का जो विष बनता है पोटेशियम साइनाइड के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? पोटेशियम साइनाइड से बनता है। और एक और होता है क्या? जिंक फोस्फाइड होता है। क्या? जिंक फोस्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है Zn3, क्या Zn3 और P2, है ना। जिंक फोस्फाइड के द्वारा ही भी चूहा मारने का ये दवा है। और ये पोटेशियम साइनाइड भी है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आया, क्या मेथिल आइसोसाइनाइड, है ना। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है क्या भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से जीव में रुधिर नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो रुधिर नहीं होता है किंतु वो सांस लेता है, तो ये हाइड्रा है ना। इसमें क्या होता है? रुधिर नहीं होता है लेकिन ये सांस लेता है, ठीक है। हाइड्रा से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा और ईस्ट, क्या हाइड्रा और ईस्ट में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा होता है, यानी कि बडिंग, है ना। तो बडिंग या तो मुकुलन विधि द्वारा इसमें प्रजनन होता है, ठीक है। और याद रखना, आपको पूछा जाता है किस में द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन द्वारा
जो कि प्रजनन होता है, तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में क्या द्विविखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में द्विविखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, रही बात क्या, हाइड्रा में जो है सांस लेता है हाइड्रा किस विधि द्वारा, तो ये विसरण के माध्यम से लेता है। कैसे, विसरण के माध्यम से हाइड्रा सांस लेता है, ठीक है। यहीं पर तेलचट्टा जो है किस माध्यम से सांस लेता है, तो ये सांस लेता है ट्रेकिमल श्वसन द्वारा, है ना। ट्रेकिमल श्वसन द्वारा तेलचट्टा सांस लेता है। केंचुआ कैसे लेता है, त्वचीय श्वसन द्वारा। कैसे, त्वचीय श्वसन द्वारा लेता है। मछली कैसे सांस लेता है, तो ये गिल यानी गलफड़ा द्वारा ये सांस लेता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। तेलचट्टा से पूछा जाता है क्या, देखिए ये क्या आएगा, ऑर्थोपोडा संघ में आएगा। और तेलचट्टा जो है ऑर्थोपोडा संघ क्या है, जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ऑर्थोपोडा संघ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मोलस्का है। तो ऑर्थोपोडा संघ में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना, कीट मकड़ी और ये जो तेलचट्टा, ये सब क्या है, ऑर्थोपोडा संघ में आता है। इसकी पूछा जाता है आपसे क्या, मतलब उत्सर्जन अंग जो है ये क्या होता है, ऑर्थोपोडा समूह के उत्सर्जन क्या होता है, तेलचट्टा क्या होता है, मालपिघियन नलिकाएं। क्या होता है, मालपिघियन नलिकाएं होता है ना। केंचुआ को क्या किसानों का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक फल है, तो इसमें से फल कौन सा है, तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है भिंडी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आलू, मूली, शकरकंद ये क्या सब्जी में आ जाता है। देखिए फल ये कैसे हुआ, ये भी सब्जी है, लेकिन फल कैसे हुआ, तो फल का मतलब वानस्पतिक दृष्टि से फल उसे कहा जाता है जो कि फल एक पुष्पित पौधे का वह भाग है जो परिपक्व अंडाशय से विकसित होता है ना, और वह बीज धारण करता है, तो ये क्या फल कहलाता है। तो वानस्पतिक दृष्टि से ये क्या एक फल है। नेक्स्ट क्या है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। कीटभक्षी पौधे जो है मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो ये नाइट्रोजन की कमी से उगता है ना। नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी पौधे उगता है ना। कीटभक्षी पौधे जैसे कि जैसे घटपर्णी, ये क्या कीटभक्षी पौधे हैं, ठीक है। और रही बात क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कई प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है ना। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, तो डेनियल रदरफोर्ड ने किया था ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है ना, नाइट्रोजन की खोज किया था डेनियल रदरफोर्ड। और यहीं पर नाभिक की खोज पूछे तो वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वो अलग अलग है दोनों व्यक्ति है ना। एक है डेनियल रदरफोर्ड और एक है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 में क्या, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो यहाँ पर जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है आपको 4 प्रश्न हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन आपको मालूम है, बताएं क्या, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। भू प्रॉपर्टी में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन ऑप्शन में है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है क्या, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। उसके बाद आता है कार्बन, और उसके बाद आता है कौन, हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद आता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, कार्बन। कार्बन भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है यहाँ पर, आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 4 प्रश्न क्या बताते हैं आपको, देखिए मानव शरीर में पूछे और भू प्रॉपर्टी में पूछे, प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और वायुमंडल में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो वो नाइट्रोजन पाया जाता है। और सूर्य और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, सूर्य और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है। देखिए हाइड्रोजन क्या पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला तत्व है। सबसे हल्का गैस पूछे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। आवारा तत्व भी किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हेनरी केवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होता है ना। क्या क्या होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है, ठीक है। तो ये सब हाइड्रोजन से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा बाकी चीज़ें यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन के बारे में आपको बता ही दिए हैं। नाइट्रोजन की खोज जो डेनियल रदरफोर्ड ने किया था, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक ये है कैल्शियम। कैल्शियम से याद रखना है आपको क्या, कैल्शियम क्या है, एक जो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो धातु में, हाँ एक चीज़ ये मालूम, सबसे ज़्यादा अगर तत्व पूछा ना तो ये हाइड्रोजन हो गया, लेकिन शरीर में पूछे सबसे ज़्यादा धातु कौन सा पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। और जो किसने दिया था, अष्टक नियम, न्यूलैंड से ना, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, तो अष्टक नियम जो दिया था न्यूलैंड ने, तो अष्टक नियम जो है कहाँ किस तत्व तक वो सफल हुआ था, तो कैल्शियम तक। कहाँ तक, तो कैल्शियम तक हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19, इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने से प्रेरित करता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने से प्रेरित करता है, तो यह है जाइमेज एंजाइम। कौन सा, जाइमेज यहाँ पर
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या होती है। तो ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर कितना 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो ग्रीवा कशेरुको है, ठीक है। इसी तरह आपसे आता है, पूछा जाता है क्या, एक ग्रीवा कशेरुकी हो गया, एक होता है वक्षीय, क्या होता है, वक्षीय कशेरुको है ना। वक्षीय कशेरुकों की संख्या पूछे तो आंसर क्या बताना है, तो यहाँ पर बताना है 12 है ना। वक्षीय कितनी होती है, 12 होता है। और कटी कशेरुको की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। त्रिक कशेरुकियों की संख्या भी 5 होती है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, 16 महाजन पदों के युग में विंध्य पर्वत माला के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजन पद कौन सा था। तो दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजन पद कौन सा है, तो वो है अस्मक है ना। अस्मक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। महाजन पद के बारे में बताते क्या, 16 महाजन पद था। इसके बारे में जो किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। और 16 महाजन पद की जानकारी किस जैन ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है भगवती सूत्र में है ना। किस जैन ग्रंथ में, तो भगवती सूत्र में मिलता है। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि बिहार में कितने महाजन पद था, ठीक है। तो बिहार में कितने, 3 महाजन पद था बिहार में। कौन कौन सा था, तो आपको मालूम है, बार बार बताते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। मगध और अंग और क्या था, बज्जी है ना। और तीनों की राजधानी याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। मगध की राजधानी क्या होगा, राजगिरी, या तो राजगिरी है ना, गिरिब्रज या तो राजगिरी देता है, तो अभी वर्तमान में क्या राजगिरी है। और अंग की राजधानी चंपा और बज्जी की राजधानी वैशाली, ठीक है। सबसे बड़ा अगर महाजनपद पूछे तो यही था मगध है ना। तो ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित अभिलेखों को उनके संबंधित विषय या शासक के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो जो भीतरी स्तंभ लेख है ये किससे संबंधित है, तो देखिए भीतरी स्तंभ लेख जो है ये है हुनों का आक्रमण और स्कंद गुप्त का विजय का जो बारे में मिलता है, किसमें, भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। यानी कि 1 का 3 हो जाएगा है ना, 1 का 3, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख है ना, तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार के बारे में किसमें जानकारी मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति मालूम है, तो आपको ये ऐसे ट्रिक से भी याद करवाए थे। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो क्या है, प्रयाग, जैसे प्रयाग में क्या पानी पानी, समुद्र में क्या पानी पानी है ना, ऐसे रिलेट करवा दिए थे। तो प्रयाग प्रशस्ति से क्या हुआ, सी का एक हो गया समुद्रगुप्त के विजय अभियान है ना। एहोल अभिलेख को भी आसानी से आपको याद करवाए थे कि एहोल जो है किसका है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ना। तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख। ऐसे भी याद करवाए थे, एहोल यानी कि एक होल है किसमें, पुल में है ना। तो एक होल है पुल में, यानी कि डी का क्या हो जाएगा, ये पुलकेशिन द्वितीय वाला ना, कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध, ये बताता है एहोल अभिलेख में। तो इसमें डी का क्या होगा, 2 होगा है ना। तो डी का 2 और प्रयाग प्रशस्ति वाला समुद्र है ना, सी का 1 है ना, सी का 1 डी का 2, अब 2 जगह था। और चलिए भीतरी स्तंभ से यहाँ पर मिलाना है, तो हुनों का 1 का 3 और 1 का 3 बी का 4, ठीक है। तो यानी कि आंसर क्या हो रहा है, और सी का क्या हो रहा है यहाँ पर 1, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना, ठीक है। तो 2 तो हमेशा के लिए रट जाना, कैसे, सिंपल, मतलब आसानी से याद रहेगा। प्रयाग में पानी पानी है, समुद्र में पानी पानी है ना, तो ऐसे हो गया। ए होल यानी पुल में क्या है, एक होल है, ठीक है, ऐसे हो गया याद, ठीक है। बाकी भीतरी स्तंभ लेख जो है ये हुनों का आक्रमण, और जूनागढ़ हो जाएगा सुदर्शन झील का निर्माण हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में आयातित कच्चा माल और उनके प्राप्ति स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयातित वस्तु और प्राप्ति स्थल है ना। और आगे पूछा क्या है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म गलत है, कितने युग्म गलत है आपसे पूछा। जैसे कि तांबा, ये आयातित कहाँ से आयात किया जाता था, तो तांबा जो है हड़प्पा सभ्यता में ये ओमान से आयात किया जाता था, ये वाला सही है। फिर टीन जो है, ये टीन कहाँ से आयात किया जाता था, बिहार से, ये गलत है ना। टीन से जो है बिहार से, ये गलत है, क्योंकि टीन जो है ना ये आयात किया जाता है अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था ना। तो बहुत मात्रा में कहाँ से, अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या, लाजवर्द जो है ये अफगानिस्तान से, कि अफगानिस्तान से किया जाता था, ये सही है। अब फिरोजा जो है, ये फिरोजा ईरान और मध्य एशिया से है ना, कहाँ से, ईरान और मध्य एशिया से मंगाया जाता था है ना। ये गुजरात, ये भी गलत है। यानी कि आंसर क्या हुआ, 1 और यहाँ पर क्या 3 सही है, यानी कि 2 युग्म सही है। आंसर क्या हुआ, केवल 2 यहाँ पर युग्म सही है, ठीक है। तो समझ गए ना, ये जो 3 है कहाँ बताएंगे, तो बिहार नहीं बल्कि अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। और फिरोजा जो है गुजरात से नहीं बल्कि ईरान और मध्य एशिया से मंगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 24,
ये तीर्थंकर है और उनका प्रतीक है ना। तो ऋषभ देव जो है तीर्थंकर थे, ये पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म के संस्थापक भी माना जाता है ऋषभ देव। और इनका जो है प्रतीक क्या था, तो बैल था ना, वृषभ या तो बैल है ना। तो 1 का 3 होगा, ठीक है। 1 का क्या हुआ, 3 हो गया, ठीक है। फिर बात करेंगे क्या, 1 का 3। और अजितनाथ, अजितनाथ का क्या था, तो हाथी है ना। अजितनाथ थो से रिलेट कर लेना, अजितनाथ ये हो गया हाथी है ना। तो बी का 4 हो गया, 1 का 3 और बी का 4, ठीक है। और फिर आगे देखेंगे क्या, पार्श्वनाथ का क्या था, पार्श्वनाथ का था सर्प है ना, पार्श्व सर्प है ना। इसको ऐसे रिलेट कर लें, देखिए पार्श्व है ऊपर रेफ है ना, यहाँ सर्प में ऊपर रेफ है ना। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था, सर्प था है ना। सी का 2 हो गया। और महावीर का क्या था, सिंह था है ना। डी का 1 हो गया, यानी ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये मिलान कर लिए। फिर क्या है, आपसे जैन धर्म के 5 तीर्थंकर के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन तीर्थंकर, जैसे पहले कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। और फिर 23वें और 24वें पूछा जाता है। तो पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये ऋषभ देव थे ना। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, तो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभ देव। और दूसरा तीर्थंकर कौन था, अजितनाथ है ना। तीसरा तीर्थंकर कौन था, संभवनाथ है ना। तीसरा तीर्थंकर था संभवनाथ था, ठीक है, याद रखना है। और 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है तो पार्श्वनाथ है ना। 23वें मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये पार्श्वनाथ थे। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। कौन, महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर समझिए, पहला ऋषभ देव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। और 23वें 24वें कौन कौन है, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वरा जोक्षेता यानी कि सभी राजाओं का उच्छेद करने वाला की उपाधि धारण की थी। तो ये गुप्त वंश के किस शासक ने ये धारण किया था, तो ये किया था समुद्रगुप्त। किसने, समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, समुद्रगुप्त के ये तो हो गया, ठीक है। समुद्रगुप्त से और क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख कौन सा था, तो प्रयाग प्रशस्ति है ना, प्रयाग समुद्र है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और जैसे भारत का नेपोलियन हो गया समुद्रगुप्त, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो गुप्त संवत किसने जारी किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था, 319 से 20 ईस्वी में जारी किया था, ठीक है। फिर यहीं पर पूछेंगे गुप्त वंश में और जो पूछा जाता है, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न रहता था और अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहता था। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री कौन, फाहियान भारत आया था, ठीक है। और ह्वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फिर बात करेंगे यहाँ पर एक नाम है चंद्रगुप्त नहीं, कुमारगुप्त प्रथम है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट कुमारगुप्त प्रथम, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। अंतिम शासक कौन था, गुप्त वंश का अंतिम शासक था, वो था विष्णुगुप्त था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये क्या प्राचीन रचना है और उसके लेखक है। तो एक तो ये मालूम है दंडिका है ना, दंडिका जो 10 कुमार चरित है, तो सी का 1 हुआ, ठीक है। जो आसान है पहले उसको मिला लीजिए। सी का क्या हुआ, 1 हुआ। जो 10 कुमार चरित का दंडी है ना, 2 से 10 कुमार चरित, 2 से दंडी है ना, पहले भी कई बार आया है। तो सी का 1 हो गया। तो सी का 1 जैसे हुआ, ये वाला आंसर नहीं होगा और ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर स्वप्न वासव दत्ता, इसका कौन है, भास है ना। तो डी का 3 होगा है ना। स्वप्न वासव दत्ता है ना, तो इसका डी का क्या हुआ, 3 होगा, ठीक है। तो ये वाला भी आपको याद है, स्वप्न वासव दत्ता का लेखक कौन है, भास है, यानी कि डी का 3। अब देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से 2 से ही निकाल लिए आंसर। फिर यहाँ पर किरातार्जुनियम, ये हो जाएगा किससे, तो भारवी से। किरातार्जुनियम के लेखक कौन है, भारवी। और मत विलास प्रसन्न के लेखक कौन है, तो मत विलास महेंद्र वर्मन, मत विलास महेंद्र वर्मन है ना। बी का 4 हो जाएगा। तो मत विलास प्रसन्न कौन सा हो गया, तो महेंद्र वर्मन प्रथम हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, खिलजी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना से है। खिलजी क्रांति का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा गुलाम वंश का अंत और खिलजी वंश की स्थापना, ये करेक्ट आंसर है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको कल ही बताए थे कि जो है क्या, दिल्ली सल्तनत से संबंध है ना। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो आपको बताया था, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाब से गुलाम वंश खिले खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस लो यानी कि सांस लो यानी सैयद वंश और लोधी वंश है ना। आपको सभी का संस्थापक भी बताए थे, जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, खिले यानी खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो गया। फिर है तो तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक हो गया। और उसके बाद कौन सा है, सैयद वंश का संस्थापक कौन हो गया, खिज्र खान हो गया। और लोधी वंश का संस्थापक कौन हो गया, बकलो लोधी हो गया। फिर बकलो लोधी जो संस्थापक था, और उसके लोधी वंश का अंतिम शासक जो कौन था, इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का बारे में यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। ये आपको ये भी मालूम आसानी से याद करवाए थे, बहुत लेंदी है, बहुत जब याद किए होंगे आप भूल गए होंगे या तो कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको इस तरह से हम याद करवाएं कि ये आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए सबका नाम एक ही जैसा रहेगा, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, है ना, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, है ना। तो ये कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, लेकिन इसको हम आपको याद करवाए थे अच्छे से, ताकि आप कन्फ्यूज आ रही है, याद कब आएगा मालूम, जब इसको देखिएगा ना ऑप्शन तभी याद आएगा आपको, जैसे हम याद करवाएं। जैसे अद्वैतवाद है ना, तो अद्वैतवाद के बारे में क्या बताए थे कि जो शंकर भगवान है, शंकर भगवान क्या अद्वितीय है ना, तो शंकराचार्य होगा, है ना, अद्वितीय है शंकर भगवान, तो ये क्या होगा 1 का 2, ठीक है। आपको ऐसे याद करवाए थे, तो 1 का 2 देखिए, आप देखिए जो याद करवाए ना उसी से आंसर इसका निकल जाएगा, तो 1 का 2 होगा ना, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है, और ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि 1 का 2 आ गया। विशिष्टाद्वैतवाद कैसे याद करवाते हैं, जैसे ही विशिष्ट द्वैत आएगा दिमाग में तुरंत क्या लाना है, विशिष्ट द्वैत यानी कि गुरु वशिष्ठ जो है किसका, राम भगवान के गुरु थे ना, राम भगवान के गुरु कौन थे, गुरु वशिष्ठ थे, तो राम भगवान यानी कि रामानुजाचार्य आंसर लगाएंगे, तो बी का यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो बी का 4 देखिए किसमें है, अब इसमें नहीं है बी का 4, ठीक है, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए ये कुछ तरीके से याद करने का फायदा क्या होता है, जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है काफ़ी आसानी से आंसर निकल गया, कम समय में निकल गया और कन्फर्म निकल गया है, तो ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो इस तरह से आंसर निकाल लिए। फिर क्या शुद्धाद्वैतवाद को भी आपको ट्रिक से याद करवा दे, क्या कि शुद्धाद्वैतवाद से इसको याद करेंगे मालूम कैसे, कि बल से शुद्ध कर देंगे, बल से शुद्ध कर देंगे, शुद्धाद्वैतवाद क्या हो जाएगा, बल्लभाचार्य, है ना, डी का 1, देखिए यहाँ डी का 1 दिया हुआ है ना। द्वैतवाद का सिंपल, द्वैतवाद का क्या हो जाएगा, तो सिंपल इसका हो जाएगा माधवाचार्य, है ना, जैसे सिंपल कौन रहते हैं, कृष्ण भगवान, है ना, माधव जो है सिंपल साधारण द्वैतवाद, है ना। यहीं पर आपको याद करवाते हैं एक और क्या, द्वैतवाद, है ना, जब 2 बार आता है द्वैतवाद, बार-बार आता है तो उसको हम क्या करवाते हैं कि जो जैसे है ना बोलते हैं नींबू निचोड़ने से क्या होता है, खट्टा होता है ज़्यादा, तो द्वैतवाद ज़्यादा करेंगे तो उसका कौन है, निम्बकाचार्य, द्वैतवाद, है ना, रिपीट हुआ ना ज़्यादा बार, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, आचार्य कौन है, तो वो है निम्बकाचार्य, ठीक है। इस तरह से आपको याद रहेगा सभी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार फिर समझिए, आसानी से जो नए जुड़े हैं एक बार फिर समझिए, अद्वैतवाद तुरंत दिमाग में जैसे ये सब नाम रहेगा, ठीक है। तो इसमें नाम से छाँटना कैसे, दिमाग में तुरंत अद्वैतवाद यानी कि जैसे महाकाल है ना, शंकर भगवान क्या है, सब भगवानों से वो अलग है ना, अद्वितीय, महाकाल सब उसके दीवाने भी हैं, तो अद्वितीय है उनका, ठीक है। तो ये अद्वितीय हो जाएगा, अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद तुरंत दिमाग में क्या, गुरु वशिष्ठ जो थे, राम भगवान के गुरु थे, तो रामानुजाचार्य हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, शुद्धाद्वैतवाद यानी बल से शुद्ध कर देंगे, कोई भी चीज़ बल से शुद्ध कर देंगे, तो ये जाएगा बल्लभाचार्य, ठीक है। तो इस तरह से देखिए याद रहेगा, द्वैतवाद सिंपल वाला माधवाचार्य, और द्वैतवाद बोलेगा तो निम्बकाचार्य, ठीक है। तो आसानी समझ गए और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा ना, एक बार बस अब आपको रिवीजन, नया जो है जुड़े वो रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी जो पुराने हैं उसको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 28 का ए आंसर निकल गया, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, इसमें क्या, संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और बोला क्या, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो संत कबीर के बारे में तो पहला देखते हैं, क्या कबीर सगुण भक्ति धारा के एक प्रमुख संत और कवि थे, ये गलत है, सगुण नहीं बल्कि निर्गुण के थे, ठीक है ना, तो ये वाला गलत हो गया। फिर क्या, इनकी रचनाओं को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान दिया गया, ये वाला सही है। फिर क्या, इनकी भाषा को सधुक्कड़ी, है ना, पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, और एक पुस्तक है मालूम, बीजक, जो कि कबीर से पूछा जाता है, कबीर दास की पुस्तक है बीजक, याद रखना है। औरंगजेब के शासनकाल में हुए बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था, तो औरंगजेब के शासनकाल में हुए बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था मुख्य रूप से, तो ये करने वाला है चंपत राय और छत्रसाल, किसने, चंपत राय और छत्रसाल ने किया था। देखिए औरंगजेब ही वो शासक है जिसने एक सिख गुरु की हत्या करवाया था, कौन, तो गुरु तेग बहादुर, है ना, सिखों के 9वें गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था, और गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे उनकी हत्या जहांगीर ने करवाया था, और औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, 1707 में हुआ था। नेक्स्ट क्या है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत में तो ये पूछा क्या लास्ट में, कितने युग्म सही है, तो कितने युग्म सही है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला क्या है, हस्म ए कल्ब, ये केंद्रीय सेना को कहा जाता था, ये सही है ना, केंद्रीय सेना के लिए क्या शब्द था, हस्म ए कल्ब। प्रांतीय सेना के लिए था क्या, हस्म ए अतराफ, प्रांतीय सेना के लिए, ये भी सही है, ठीक है। और गुप्तचर के लिए नबी संदा था, ये गलत है, ठीक है। बाकी क्या है, विद्वानों को दी जाने वाली पेंशन या भत्ता इदरार कहलाता था, ये सही है, 1, 2 और 4 सही है। कितने युग्म, 3 युग्म सही है, 1, 2 और 4, 3 युग्म सही है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, केवल 3 युग्म सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। इसमें क्या है कि बंगाल के निम्नलिखित नवाबों को उनके शासन काल के सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें देखिए अलीवर्दी खान है, मुर्शिद कुली खान है, सिराजुद्दौला और मीर कासिम है। तो इसमें से पहले कौन सा शासक आया था? तो इसमें पहले जो शासक आया था वो है कौन सा? मुर्शिद कुली खान है ना। कौन है? मुर्शिद कुली खान है। उसके बाद है आपका अलीवर्दी खान, ठीक है, 2 और 1। उसके बाद आ जाएगा कौन? देखिए मुर्शिद कुली खान, उसके बाद शासन आया था अलीवर्दी खान, है ना। उसके बाद आया था कौन? सिराजुद्दौला, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद हो जाएगा मीर कासिम लास्ट में 4, है ना। तो आंसर क्या होगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो 32 का आंसर क्या होगा? एक करेक्ट आंसर हो गया। यहीं पर आपसे पूछा जाएगा क्या? देखिए ये जो मीर कासिम है ना, मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था, ठीक है। और सिराजुद्दौला यहाँ कहाँ कहाँ संबंधित है? तो ये 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में ना प्लासी का युद्ध हुआ था। तो उसमें जो किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33। इसमें क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये जो शिक्षा नीति या तो आयोग आया था और उस समय तत्कालीन वायसराय कौन था, है ना। तो इससे आपको मिलाना है। तो देखिए, तो इसकी अगर बात करेंगे, पहला क्या है? वुड डिस्पैच, है ना। तो वुड डिस्पैच की अगर बात करते हैं तो ये लॉर्ड डलहौजी की बात है ना। लॉर्ड डलहौजी के समय ये आया था वुड डिस्पैच, है ना, जो कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, किसे? वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है। तो ए का 2 हुआ, ठीक है। फिर क्या? हंटर शिक्षा आयोग, तो ये कब की बात है? तो ये लॉर्ड रिपन के समय, है ना। हंटर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन के समय, ए का 2 और बी का 1, है ना। ए का 2 बी का 1। उसके बाद क्या? रेलवे आयोग, है ना। रेलवे आयोग हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, है ना। रेल आयोग जो है या तो विश्वविद्यालय आयोग जो है ये किसके? लॉर्ड कर्जन के समय, है ना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था 1904 में, और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक है ना। तो हो जाएगा कर्जन। फिर क्या? सेडलर आयोग, तो सेडलर आयोग ये हो जाएगा किससे? सेडलर आयोग हो जाएगा जो चेम्सफोर्ड, है ना, चेम्सफोर्ड, ठीक है। इस तरह से आंसर क्या हुआ? एक का 2, है ना। एक का क्या हुआ? 2। और फिर उसके बाद बी का 1, सी का 4 और सी का 3, है ना। सी का 3, सी सॉरी सी का 4 है ना, सी का 4 और डी का 3 है, ठीक है। डी का 3, 2 1 4 3, है ना। 2 1 4 3 किसमें? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर, 2 1 4 3, है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 34 में? कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, है ना। तो जैसे कि ये सब कब कब आया था, है ना। जैसे यहाँ पर क्या? सेडलर आयोग ये कब आया था? तो 1917 की बात है ना। सेडलर आयोग 1917। रेलवे आयोग की बात है कब? 1902 में। कब? 1902 में रेलवे आयोग आया था, जो कि कर्जन के समय, है ना। और हंटर आयोग की बात करेंगे तो ये आया था 1882 में, जो कि लॉर्ड रिपन के समय की बात है ये। और ये क्या? हार्टोग समिति, ये क्या हो जाएगा? 1929 की बात है ना, ठीक है। तो इस तरह से अगर मिलाना है तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 1800 वाला आएगा, यानी कि हंटर आयोग, यानी कि 3 वाला, है ना। 3 वाला आएगा। तो पहले 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आएगा कौन सा? तो रेले आयोग, है ना, 1902 वाला आएगा, ठीक है। 3 के बाद 2, है ना, 3 के बाद 2, 3 के बाद 2, यानी कि 34 का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, 34 का डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 35 में क्या है? कि लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो ये माना है किसको? तो देखिए मेजिनी को माना है, क्योंकि ये इतालवी राष्ट्रवादी और युवा शक्ति के समर्थक थे, है ना। तो ये इन्हें गुरु माना है। लाला लाजपत राय ने किसे? मेजिनी को गुरु माना है, क्योंकि ये इतालवी राष्ट्रवादी और युवा शक्ति के मार्गदर्शक थे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। लाला लाजपत राय वही हैं जो कि 1928 में जो सामान्य कमीशन भारत आया था, तो उनका विरोध का नेतृत्व किसने? लाला लाजपत राय ने किया था। और इनको क्या? पुलिस द्वारा इनको लाठी डंडे से पीटा गया था, तो बाद में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। लाला लाजपत राय के, और लाला लाजपत राय से याद रखना आपको क्या? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, है ना। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, ठीक है। और इसको याद कैसे रखना है? तो लाला लाजपत राय को क्या लाठी डंडों से पीटा था, तो क्या हुआ? अनहैप्पी इंडिया हो गया था। इंडिया क्या हुआ था? अनहैप्पी हो गया था, यानी दुखी भारत। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हो गया? लाला लाजपत राय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है। हु रोट दिस बुक, है ना। तो हु रोट दिस बुक का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? बाय होम वाज दिस बुक रिटेन, बाय होम वाज दिस बुक रिटेन। फिल इन द ब्लैंक, यानी कि इसमें भरना है कि ही डाइड, किसी बीमारी, लंबे बीमारी से मरता है, तो ही डाइड ऑफ कैंसर हो गया ना। तो ही डाइड ऑफ लगता है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑप्शन
तुरंत जैसे मर जाता है कोई भी छोटी बीमारी तो वो क्या फ्रॉम हो गया है ना, लेकिन क्या लंबी बीमारी से कैंसर से मरता है तो ही डाइड ऑफ कैंसर हो गया यहाँ पर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक है ना, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। आई प्रेफर टी, यानी कि टी जो है कॉफ़ी से ज़्यादा क्या टी टू होगा यहाँ पर, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सम उपसर्ग का प्रयोग होता है ना। एक क्या होता है उपसर्ग होता है, एक क्या प्रत्यय होता है। उपसर्ग पहले आता है ना, आगे उपसर्ग आगे ऐसे और प्रत्यय पीछे, प्रत्यय पीछे। नेक्स्ट क्या, नीलकंठ में ये कौन सा समास होगा, तो नीला है कंठ जिसका, ये क्या बहुब्रीहि समास हो गया ना। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41 में क्या, सेलेक्ट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज है ना, वन हु नॉज एवरीथिंग, जो सभी चीज जानता है तो उसे क्या बोलते हैं, ओमनीसाइंट बोला जाता है ना, ओमनीसाइंट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 में क्या है, इसमें क्या बोला कि जल प्रतिबिंब बताइए। देखिए ये होता है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, पलटता है चीजें, ठीक है। और जब जल प्रतिबिंब होता है नीचे, यानी कि ये उलटता है, ठीक है, ऐसे उलट जाएगा इधर नीचे की ओर, ठीक है। तो इसको उल्टा दीजिए, जल प्रतिबिंब पूछा तो ये उल्टा देना है इसको है ना। तो जल प्रतिबिंब जैसे इसको उल्टाइएगा तो क्या आएगा, देखिए जब इसको उल्टाइएगा तो ये वाला जो है ना, ये वाला बेस, ये वाला कॉर्नर जो है ये नीचे आएगा, ठीक है, राइट साइड में है ना, राइट साइड में आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और कौन सा सी वाला दिख रहा हो जाएगा ना। तो 42 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही होगा जल प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चकोर पारदर्शी कागज की शीट पर एक पैटर्न अंकित है, जब इसे पारदर्शी शीट को बिंदुकित, यानी कि बिंदुकित जो है ये रेखा पर मोड़ा जाता है तो मोड़ने के बाद जो पैटर्न है किस प्रकार दिखाई देगा। तो मोड़ने के बाद जो है ये कैसा दिखाई देगा है ना, 43 का देखिएगा, 43 का ये दिखाई देगा कैसा, जब इसको मोड़िएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 के 1857 के विद्रोह के दौरान किस केंद्र पर ब्रिटिश सेनाओं ने पहली बार भारतीय सेनाओं से अधिकार वापस लेने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय सेनाओं से भारतीय नेताओं से अधिकार वापस लेने में सफलता प्राप्त की है, तो ये किस जगह से, तो ये है दिल्ली से। कब, कहाँ से, दिल्ली से करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान ने किया था ना, तो मुख्य था बख्त खान, ठीक है। तो बख्त खान और बहादुर शाह जफर ने किया था, दोनों ने। झांसी से नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ से किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से किसने किया था, तो तात्या टोपे और नाना साहेब ने किया था, तात्या टोपे और नाना साहेब ने किया था। बिहार से पूछे किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था, या तो जगदीशपुर से भी पूछे तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था, है ना, तो ये सब याद रखना है ना। इलाहाबाद से पूछे तो लियाकत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सामाजिक विधानों और उनके उद्देश्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कौन सा है, पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना, ये सही है। कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया, ये गलत है। ये क्या हुआ था, 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष किया गया था, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। फिर क्या, शारदा अधिनियम 1929 लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 और 18 वर्ष निर्धारित करना, ये वाला सही है यहाँ पर, यानी कि 1 और 2 सही है। पूछा असत्य कौन सा, तो केवल 2 असत्य है ना, केवल 2, यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दर्शन की क्या है, षड दर्शन परंपरा के संदर्भ में योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना था, योग किससे संबंधित है, योग रामदेव बाबा, पतंजलि, है ना, तो योग क्या हो जाएगा, पतंजलि हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, 46 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोडिस इंडिया कार्यक्रम से संबंधित असत्य कथन चुने। रोडिस कार्यक्रम जो है इसके बारे में असत्य पूछ रहा है कि कौन सा है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह कार्यक्रम 2016 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ये सही है। क्या, राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम रोडिस एक वन्य जीव फोरेंसिक उपकरण है जिसे दक्षिण अफ्रीका द्वारा विकसित किया गया, ये सही है। देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान रोडिस इंडिया के लिए नोडल प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। यानी कि एक भी गलत नहीं है इसमें। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गलत पूछा था, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, तो एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर कितना, 891 हो गया, कितना, 891 हो गया, ठीक है। एशियाई शेर के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है,
तो वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा, तो गुजरात में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एशियाई मतलब शेरों की सबसे सर्वाधिक शेर की संख्या कहाँ मिलेगा, गुजरात में। सर्वाधिक बाघों की संख्या पूछे तो वो मिलेगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्या, हाल ही में कहाँ पर पहला वाणिज्यिक पैमाने का मेथनॉल, है ना, मेथनॉल संयंत्र शुरू हुआ है। तो ये कहाँ पर पहला वाणिज्यिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र शुरू हुआ, तो डेनमार्क में शुरू हुआ। कहाँ, डेनमार्क यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ, कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और जो भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो ये डेनमार्क है ना। सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है, तो डेनमार्क हो गया, ठीक है। जबकि भारत का रैंक क्या है, 96 है, ठीक है। भारत का रैंक है जो भ्रष्टाचार सूचकांक में 96 है। फिर पूछा जाएगा आपसे, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड करेगा, पूछेगा भारत का स्कोर क्या है, भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर क्या रहा, तो ये रहा 38। कितना, 38 रहा था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 50। इसमें क्या, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है ना, किसे दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है रानी मुखर्जी को, है ना। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को दिया गया है। भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है, तो ये कौन सा है, ये रुद्रप्रयाग है। कौन सा, रुद्रप्रयाग। ये कहाँ पर मिलेगा, उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड याद रखना है, ठीक है। और उत्तराखंड से याद रखना क्या, भारत में जो स्वतंत्रता के बाद पहला जो है समान नागरिक संहिता कहाँ लागू किया गया, तो उत्तराखंड में ही लागू किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने अपने नाम किया, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप, तो कौन जीता है, तो अपना भारत, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। अधिकतर का आंसर जब याद नहीं रहेगा तो भारत ही लगा देना, ठीक है। ध्यान रखना, हालांकि याद रखना है, याद रहेगा अच्छी बात है। अगर याद नहीं है, अब पूछे कौन जीता, तो आंसर लगा देना भारत। क्यों, क्योंकि भारत है ना बहुत से ऐसे खेले जो कि 2025 में जीता है। जैसे कि ये देखिए, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप भारत। पुरुष खो खो वर्ल्ड कप किसने जीता 2025 का, तो भारत जीता है। महिला खो खो वर्ल्ड कप कितने जीता भारत 2025 का, तो महिला खो खो विश्व कप भी भारत जीता है। दोनों में नेपाल को हराता है ना, मतलब कि पुरुष वाला और महिला वाला खो खो विश्व कप दोनों में उप विजेता कौन रहा था, नेपाल रहा था, ठीक है। फिर पूछेगा आईसीसी क्रिकेट वनडे जो है, आईसीसी वनडे क्रिकेट महिला विश्व कप 2025 किसने जीता, वो भी भारत जीता है ना। दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर भारत जीता है, ठीक है। फिर पूछेगा आईसीसी मतलब चैंपियन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता, भारत जीता है। फिर अब आपसे पूछेगा क्या, एशिया क्रिकेट विश्व कप, है ना, एशिया T20 वर्ल्ड कप जो है 2025 किसने जीता, वो भी भारत ने ही जीता है, ठीक है। ये सब याद रखना है। कबड्डी वाले में भी है ना भारत ही जीता है, तो ये सब याद रखना है, भारत भारत। नेक्स्ट क्या है, मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन, जिसका आयोजन जो है कहाँ, थाईलैंड में हुआ है, इसकी विजेता कौन रही है, तो मिस यूनिवर्स 2025 कौन बना, तो ये बनी फातिमा बोस, है ना, फातिमा बोस। अब मिस यूनिवर्स बनी है, अब फातिमा बोस कहाँ की, मेक्सिको की है, ठीक है। अब जब बात आई है मिस यूनिवर्स का, तो मिस वर्ल्ड को भी आपको दिमाग में तुरंत रिवीजन करना है कि नहीं। तो मिस यूनिवर्स 2025 कौन है, फातिमा बोस। और मिस वर्ल्ड 2025 कौन है, तो वो है ओपल सुचाता, है ना, ओपल सुचाता। अब मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो अपने हैदराबाद में हुआ था, ध्यान रखना, हैदराबाद में हुआ था। और जो ओपल सुचाता है वो कहाँ की, थाईलैंड की, है ना, तो ये ध्यान रखना है ना। मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचाता, और मिस यूनिवर्स फातिमा बोस। फातिमा बोस कहाँ की है, मेक्सिको की। ऐसा पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए ध्यान रखना किस देश की, ठीक है। ये मिस यूनिवर्स जो फातिमा बोस मेक्सिको, है ना। और जो मिस वर्ल्ड है ओपल सुचाता, वो थाईलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन जो है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 23वां है। क्या, 23वां करेक्ट आंसर है। अब आपको लग रहा होगा 2026 यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है, लेकिन बात वैसी नहीं है। क्या 2025 में ही क्या जारी, लास्ट में अभी नवंबर में हुआ, तो इसका नाम जो है ना 2026 रखा है ना, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026 रखा है इसका नाम। और ये 23वें पर है। और 2025 में कैसा था, 2025 में भारत पूछेगा तो ये कितना, 10वां, है ना, 10वें स्थान पर भारत रहा था, ठीक है। अब 2026 के लिए ये जारी हुआ, ये तो 2025 में जारी हुआ, नाम इसका है 26, ठीक है। तो ये है 23वां, और 2025 वाला नाम वाला पूछेगा तो 10वां रैंक है भारत का, ठीक है। तो ये याद रखना है। अभी ब्राजील में हुआ है कोप 30, है ना, कोप 30 में ही ये सूचना, ये क्या सूचकांक जारी हुआ। कोप 30 कहाँ पर हुआ, तो ब्राजील में हुआ, है ना। जलवायु शिखर सम्मेलन कोप 30 नवंबर 2025 में कहाँ, ब्राजील में हुआ है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद गठित मंत्रिमंडल में गृह विभाग किस नेता को आवंटित किया गया, तो गृह मंत्री कौन बना है, तो ये सम्राट चौधरी, है ना। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी और गृह मंत्री भी, है ना, ये सम्राट चौधरी को दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर और आगे बात करेंगे। 10वीं बार क्या मुख्यमंत्री बने हैं, 10वीं बार शपथ लिया नीतीश कुमार जी ने। देश में सबसे
अधिक अमृत सरोवरों वाला राज्य कौन सा है? तो देश में सबसे अधिक अमृत सरोवरों वाला राज्य बन गया है, तो ये कौन सा राज्य है? तो ये उत्तर प्रदेश है ना, सबसे अधिक अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश से क्या आपको रिवीजन करना है तुरंत कि जो 2025 का गणतंत्र दिवस का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? तो यूपी के महाकुंभ की झांकी को दिया गया है। 23 नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आंसर क्या बताइएगा? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है ना। G20 शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण अफ्रीका में। ये सब क्या मोस्ट इंपोर्टेंट कतई जहर प्रश्न होता है कि ये G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, कहाँ होगा, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब याद रखना है ना। तो जब परीक्षा देना है, कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत ऐसे प्रश्न है जो कि गारंटी के साथ बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो वो सब आपको चीज़ें ध्यान रखना है। तो रही बात क्या, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछे 2026 कहाँ होगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा ना। कहाँ? USA में होगा 2026 वाला G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रारंभ किए गए प्रशुल्क युद्ध के संदर्भ में समाचार पत्रों की सुर्खियों में आए ब्रिक्स द्वारा निम्न में से कौन सी पहलें प्रारंभ की गई है? तो कौन सी पहल प्रारंभ किया गया है? तो इसमें देखिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना और क्या कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये भी है। ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल, ये भी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार फ्रेमवर्क कार्यक्रम, ये भी है। उपर्युक्त तो सभी यहाँ पर क्या हुआ? सही हुआ है ना। 1 2 3 4 सब सही है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से देशों की उनकी राजधानियों के साथ सुमेलित करना है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा हो सकता है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी? तो प्रिटोरिया होगा। 1 का 3 है ना, 1 का 3 होगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या कनाडा की राजधानी मालूम है? ओटावा होता है। तो बी का क्या हुआ? 4 हुआ। बी का 4 किस में है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी कि 59 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 2 जाने आंसर आ गया। बाकी ये से भी आसान है। ब्राजील का ब्रासिलिया हो गया, और मलेशिया क्या हुआ? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर हो गया। नेक्स्ट क्या? G20 समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कौन सा है? तो इसमें देखिए क्या है कि G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुआ था, ये सही है। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, ये भी सही है। G20 एक अस्थायी सचिवालय जिनेवा में स्थित है, ये गलत है ना। इसका कहीं अस्थायी सचिवालय नहीं है, ठीक है। यही वाला गलत है। यह समूह जो दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, ये सही है। यानी गलत कौन था? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना। तो 60 का सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? सौर मंडलों के ग्रहों के घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही जो है गलत सुमेलित है? कौन सा अवरोही जो है गलत सुमेलित है? अवरोही क्रम है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ दिया? गलत सुमेलित है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना है, सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो पृथ्वी का होता है ना। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो पृथ्वी का होता है। और सबसे कम घनत्व किसका होता है मालूम? शनि का होता है, ठीक है। सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का होता है। अब यहाँ पर क्या पूछा? कौन सा गलत है ना। तो इसका आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे अधिक जो है किसका? पृथ्वी का है, ठीक है। उसके बाद जो घनत्व आएगा वो बुध का है। उसके बाद शुक्र का है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मंगल का है। ये वाला सही है, ठीक है। पूरा ये क्रम सही है, ठीक है। तो ये वाला क्या है? यहाँ पर सही है, ठीक है। फिर बात करें क्या कि नेपच्यून है ना। नेपच्यून मतलब क्या हो गया? नेपच्यून का जो है, ये नेपच्यून जो है उसके बाद आपका आएगा। अच्छा इसमें क्या है? एक बार पूरा सीरियल से आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है? पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, और उसके बाद कौन आएगा मालूम? उसके बाद मंगल के बाद आएगा नेपच्यून, ठीक है। और इससे कम होगा किसका? जुपिटर का, है ना, बृहस्पति का। और इससे कम किसका होगा? तो यूरेनस का होगा, यानी कि अरुण का। और सबसे कम किसका होगा? तो ये सेटर्न का, यानी कि शनि का होगा, ठीक है। सेटर्न का, ठीक है। सबसे कम होगा सेटर्न का। तो यहाँ पर देखिए नेपच्यून के बाद, नेपच्यून से कम यहाँ पर जुपिटर, यहाँ ठीक है। और उससे कम है अरुण, ये ठीक है। और उससे कम है आपका शनि, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये वाला अवरोही क्रम में ये वाला सही है। फिर आगे इसमें देखते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी का है अधिक
पृथ्वी से कम किसका है, तो देखिए यहाँ पृथ्वी से कम शुक्र का तो है, लेकिन क्या है शुक्र से ज़्यादा है बुध का। देखिए यहाँ पर है ना, शुक्र से ज़्यादा है बुध का, लेकिन शुक्र से यहाँ कम दे दिया बुध का, तो ये वाला गलत सुमेलित है ना, ये वाला गलत है ना, तो ये वाला आप लिख लीजिएगा, ये सही है। ठीक है, ये टोटल जो है ये सही है कि अवरोही क्रम में ये वाला है। ठीक है, घटते क्रम में सबसे अधिक घनत्व किसका, पृथ्वी का होता है, और सबसे कम घनत्व किसका है, तो शनि का होता है ना। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर, सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 62। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और बोला कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये आता है, ये सही है ना, बाल्टिक देश में ये तो 3 देश आता है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आता है। ठीक है, और फिर क्या बाल्कन देशों में ग्रीस और बुल्गारिया सम्मिलित है, बाल्कन देशों में, तो ये वाला सही है। ठीक है, और फिर क्या आइबेरिया, आइबेरिया प्रायद्वीप में, आइबेरिया प्रायद्वीप में अगर बात करें तो इसमें देखिए आइबेरिया प्रायद्वीप में इटली और फ्रांस स्थित है, ये गलत है। आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन कौन है मालूम, स्पेन और पुर्तगाल है, इटली और फ्रांस नहीं है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या हुआ, स्कैंडिनेवियन देशों में फिनलैंड और डेनमार्क और स्वीडन शामिल है, तो ये गलत है, क्योंकि स्कैंडिनेवियन देश में स्वीडन तो है, डेनमार्क तो है, लेकिन नॉर्वे, ये जो है नॉर्वे है, लेकिन ये नहीं है, फिनलैंड नहीं बल्कि कौन है यहाँ पर, नॉर्वे होगा। ठीक है, ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 3 और 4 गलत है, पूछा था कितने कौन सा गलत है, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो जैसे कि विश्व का प्रथम ग्लोब ये किसने दिया था, किस विद्वान ने दिया था विश्व का प्रथम ग्लोब, तो ये दिया था, बात करें कौन, मार्टिन बेहेम, कौन, मार्टिन बेहेम ने दिया था, है ना, 1 का 4 हो गया, मार्टिन बेहेम। विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया था, तो विश्व का पहला मानचित्र बनाने वाला है व्यक्ति अनेक्सीमेंडर, कौन है, अनेक्सीमेंडर है, बी का 3 होगा। प्रथम भौगोलिक विश्वकोश ये किसने बनाया था, तो ये है स्ट्रेबो। ठीक है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट को, है ना, आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको मिलाइएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो सिद्धांत है और उसका प्रतिपादक है, और लास्ट में पूछा क्या, कितने युग्म सही सुमेलित है, तो कितने युग्म सही सुमेलित होगा, तो देखिए पहला क्या, महाविस्फोट सिद्धांत, ये जॉर्ज लेमेत्र ने दिया था, ये सही है ना, महाविस्फोट सिद्धांत किसने, जॉर्ज लेमेत्र ने दिया था। साम्यावस्था यानी कि सतत सृष्टि सिद्धांत, ये थॉमस गोल्ड और हरमन बोंडी ने दिया था, ये भी सही है। दोलन सिद्धांत ये एडविन हबल, ये वाला गलत है, क्योंकि दोलन सिद्धांत किसने दिया था, तो दोलन सिद्धांत देने वाले कौन है, तो वो है एलन सेंडेज, कौन है, एलन सेंडेज, है ना, तो याद रखना एलन सेंडेज ने दिया था, दोलन गति का सिद्धांत दिया था ना, दोलन सिद्धांत। और एडविन हबल क्या बताया था, तो कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये किसने कहा था, तो एडविन हबल ने कहा था, यानी कि ये तीसरा क्या है, स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पूछा था कितने युग्म सही है, तो 1 और 2 सही है, यानी कि 2 युग्म सही है। आंसर क्या होगा 64 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, इसमें क्या शब्द और उसका परिभाषा या तो विशेषता, जैसे सुपर मून, इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ लास्ट में क्या पूछा है कि कितने युग्म सही है, तो कितने युग्म सही है, तो इसमें देखते हैं कितने युग्म सही है। देखिए क्या होता है कि सुपर मून, है ना, सुपर मून की अगर बात करेंगे तो जब पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, ब्लू मून जब एक ही कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमाएं होती है, और ब्लड मून किसको बोलेंगे, जब घटना केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान होता है, ये गलत है, क्योंकि ब्लड मून किसको बोलते हैं, जब ये ना पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होता है, सूर्य ग्रहण के नहीं, चंद्र ग्रहण, है ना, ब्लड मून है ना, मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा, तो ब्लड मून किसको बोलेंगे, यह केवल घटना जो है केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 सही है, नहीं 2 युग्म सही है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी 65 का बी करेक्ट आंसर हो गया, केवल 2 युग्म सही है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती है, काला सागर से किसका नहीं लगता, तो बेलारूस का नहीं लगता, बाकी जॉर्जिया, बुल्गारिया और तुर्की का सीमा जो है किससे, काला सागर से लगती है। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी स्थलाकृति मानचित्र पर समोच्च रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट है, तो यह किस प्रकार की भू आकृति को दर्शाता है,
तो किस प्रकार की भू आकृति को दर्शाता है? तो ये खड़ी या तो तीव्र ढाल दर्शाता है, खड़ी या तो तीव्र ढाल। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्या बोला, जैसे कि महो मोहोरोबिक किक, ये क्या क्रस्ट और मेंटल के बीच को कहा जाता है, क्या मोहो कहा जाता है। ये वाला सही है यहाँ पर, ठीक है। ये मिलान मतलब क्या सही है ना, मिलान जो पहले का पहले से हो जाएगा। गुटेनबर्ग किसको बोलेंगे, मेंटल और कोर के बीच को है ना, गुटेनबर्ग कहा जाता है। तो ये वाला क्या होगा स्टेटमेंट, यहाँ पर ये भी सही है ना। ये क्या मिलान इसका सही है, ठीक है। यानी कि मेंटल और कोर के बीच को है ना गुटेनबर्ग कहा जाता है। और बाह्य और आंतरिक कोर के बीच क्या है, लेहमैन कहा जाता है, ये सही है। और ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच को कॉनरोड कहा जाता है, ये भी सही है। यानी कि मिलान जो है सामने सामने सब सही है। यानी कि 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 69। इसमें क्या, फ्रांस और पड़ोसी देश के जो है को सूची 2 यानी कि सीमा बनाने वाली पर्वत सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रांस और स्पेन के बीच वो कौन सा पर्वत सीमा बनाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, फ्रांस और स्पेन के बीच पीनी रिज, क्या है पीनी रिज पर्वत है ना। एक का बी हो गया, पीनी रिज पर्वत एक का बी हो गया, यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। फ्रांस और इटली के बीच कौन सा पर्वत है, तो फ्रांस और इटली के बीच अगर देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आल्प्स पर्वत है ना। फ्रांस और इटली के बीच आल्प्स पर्वत है, यानी कि बी का एक होगा है ना, बी का एक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना, 69 का बी। फिर क्या होगा, जैसे कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड, इसके बीच कौन सा हो जाएगा, जूरा पर्वत है, कौन सा जूरा पर्वत है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सा हो जाएगा, तो वोजेस पर्वत है, फ्रांस और जर्मनी बोजेस, जर्मनी बोजेस पर्वत है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो चीन का शोक जो है ये कहा जाता है हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पर पूछेगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 में क्या, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। तो जो ये बांध है और किस नदी पर है, तो आसवान बांध किस नदी पर है, तो नील नदी पर है ना, ए का 2 होगा है ना। आसवान बांध जो है नील नदी पर है, ए का 2 हो गया। फिर क्या है, ए का 2 जैसे हुआ तो आंसर यहाँ पर क्या, ऑप्शन छाटिए आसानी से, थोड़ा क्या आता है आंसर बन जाता है। आसवान बांध जो है नील नदी पर ए का 2 हुआ, यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा। करीबा बांध है ना, करीबा बांध किस नदी पर है, तो करीबा बांध जो है ये है जाम्बेजी, करीबा जाम्बेजी। तो बी का एक हुआ है ना, बी का एक देखिए इसमें दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 71 का एक ए हो गया आंसर। फिर आगे मिला भी लीजिए ताकि आपको याद रहे है ना। तो जैसे कि अकोसोम्बो, अकोसोम्बो बांध ये क्या बोल्टा नदी पर है ना, अकोसोम्बो बांध बोल्टा नदी पर है। और इंगा बांध जो है ये किस नदी पर, कांगो, इंगा कांगो, इंगा कांगो है ना, गा से रिलेट कर लेना है। इंगा बांध कांगो नदी पर, इंगा कांगो है ना, इंगा बांध जो है ये कांगो नदी पर है, यानी कि जारे नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रशांत महासागर के द्वीप समूहों के क्षेत्रीय वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कितने युग्म सही सुमेलित है। तो कितने युग्म सही सुमेलित है ये पूछा है आपसे, है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि फिजी जो है ना, फिजी द्वीप जो है मेलानेशिया में है, ये सही है ना। और हवाई द्वीप जो है ये क्या लिखा, माइक्रोनेशिया, ये गलत है क्योंकि हवाई द्वीप जो है ना पोलिनेशिया में, कहा पोलिनेशिया का हिस्सा है, पोलिनेशिया का हिस्सा है ना। हवाई द्वीप जो है ये पोलिनेशिया का हिस्सा है, और न्यूजीलैंड भी क्या है, पोलिनेशिया का हिस्सा है, ठीक है। तो ये वाला गलत था स्टेटमेंट। तो 2 युग्म सही है, 1 और 3, तो केवल 2 युग्म सही है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 72 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73। इसमें क्या है, सूची 1 को यानी पठार है उसमें, और इसकी विशेषता क्या है। जैसे छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे तो इसकी विशेषता क्या है कि ये भारत का रूढ़ कहलाता है, किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है भारत का रूढ़, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे, एक एक अकेले सिंगल में पूछ लिया जाता है, भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है ना। एक का 2 हो जाएगा, जो कि ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। फिर क्या है, अब बात करेंगे मालवा का पठार, तो मालवा का पठार को क्या बोलते हैं, तो अब नलिका अपर्दन और बीहड़ कहा जाता है, अब नलिका अपर्दन और बीहड़ कहा जाता है, यानी कि बी का 1 होगा, है ना, बी का 1 होगा। और ए का क्या बताए थे, 2, है ना। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया ना, 73 का डी हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें मिला लीजिए, सी का क्या हो जाएगा, जैसे दक्कन का पठार, इसको क्या बोलेंगे, बेसाल्ट निर्मित, यानी कि काली मिट्टी वाली क्षेत्र है दक्कन का पठार। फिर क्या, मेघालय यानी कि शिलांग जो है पठार, मेघालय पठार, ये हो जाएगा डी का 3 हो जाएगा, प्रायद्वीपीय ब्लॉक का पूर्वोत्तर विस्तार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो कृष्णा की सहायक नदी इसमें से कौन सा है, नहीं है, तो इंद्रावती नहीं है ना। इंद्रावती जो है
ये कृष्णा की नहीं बल्कि गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। और बाकी तुंगभद्रा, मालप्रभा और कोयना ये जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी पर आपको 3 बताते हैं परियोजनाएं, जैसे नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। आपको बताते थे कि अर्जुन भगवान के सारथी थे कृष्ण भगवान, अलमाटी जो कि मट्टी खाए थे कृष्ण भगवान, तो अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर हो जाएगा। और एक श्री सेलम बांध, वो भी हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट एवं कतई जहर प्रश्न है ना, एक एक चीज इसमें से याद रखना है, एक एक पॉइंट। जैसे कांवर झील है, गोगाबिल झील है, अनुपम झील है, तो ये पूछा क्या कौन सी झील बिहार में स्थित नहीं है। देखिए कांवर झील है ना, कांवर झील जो कि आपको मालूम है बेगूसराय में है, जो कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है, एक कांवर झील है जो कि बेगूसराय में है। गोगाबिल झील जो कि सबसे लार्टेस्ट बिहार का भी रामसर साइट बना है ना, 6 रामसर साइट हो गया बिहार में, तो गोगाबिल झील है लार्टेस्ट वाला, ये कटिहार में है, बिहार के कटिहार में, ठीक है। ये याद रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में शामिल किया है गोगाबिल झील जो रामसर साइट में, ये किस जिला में है, तो यहाँ कहाँ, ये कटिहार में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये बेगूसराय में है। अनुपम झील कई बार पूछा गया, बीपीएससी में प्रश्न आया, अनुपम झील कहाँ है, ये कैमूर में है, बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यानी कि ये तीनों क्या हो गया, बिहार में हो गया। सामर झील बिहार में नहीं बल्कि राजस्थान में है ना, सबसे अधिक जो खारे पानी मतलब कि लवणीय झील जो नमकीन झील, ये सांभर झील है जो कि राजस्थान में है, ठीक है, तो याद रखना है। बाकी आपको रामसर साइट 6 आपको हम बताते रहते हैं, कई बार बता दिए, ठीक है। अब बताएंगे तो टाइम क्या बार बार क्या सभी वीडियो देखिए तो सब चीज़ कवर हो जाएगा। अब सभी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो क्या लंबी बन जाती है ना, किसी को वीडियो लंबी पसंद नहीं आती। अब जैसे क्या 6 रामसर साइट क्या है आपको याद रखना है। पहला रामसर साइट क्या है बिहार में जो है वो है कांवर झील। दूसरा तीसरा कौन है, नागे और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो कि कहाँ पर है, आपको जम्मू में मिलेगा। कांवर झील आपको बेगूसराय बता दिए, और दूसरा तीसरा जो है नागी नकटी पक्षी जम्मू में। फिर क्या है गोकुल जलाशय बक्सर में, और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में, और गोगाबिल झील हो जाएगा कटिहार में। नेक्स्ट क्या है, अच्छा रामसर साइट के बारे में और कुछ बता दें क्या। देखिए पहला रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो 2 फरवरी, और कब हुआ था 2 फरवरी 1971 में हुआ था। पहला रामसर साइट हुआ था ईरान के रामसर शहर में हुआ था, ठीक है। जहाँ से आपको याद रखना क्या, ईरान के रामसर शहर में हुआ था पहला रामसर सम्मेलन, और इसलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा यहीं पर पूछा जाएगा आपसे क्या भारत में पहला रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1982 में हुआ था, ठीक है। याद रखना है भारत का पहला रामसर जो साइट है पूछेगा तो कौन सा होगा, भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो वो चिल्का झील है ना, क्या है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ पर है, चिल्का झील है जो कि भारत का पहला रामसर साइट है, चिल्का झील, ठीक है। आप लोग एक बता सकते हैं कमेंट करके बताइएगा, जो कि हम बार बार आप बताते हैं भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था, है ना, ये बताइएगा, और किस राज्य का है ना। जैसे आपको यहाँ पर पूछा ना बताए ना कि भारत का पहला रामसर साइट तो है चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको बताना है, कॉमेंट में बताइएगा आप लोग भारत का पहला जो है जीआई टैग किस खाद्य पदार्थ को दिया गया था और वो किस राज्य का है, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। चलिए अगर भारत में टोटल कितने रामसर साइट हो गया है, तो टोटल हो गया है भारत में कितना 94 हो गया ना। एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला देश कौन सा है, तो भारत ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये किस शहर में स्थित है, तो ये कहाँ मिलेगा, अयोध्या में मिलेगा ना। अयोध्या किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है अपना महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र में क्या याद रखना आपको कि एआई विश्वविद्यालय है ना, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में ही किया जा रहा है, ठीक है। फिर क्या एफडीआई की बात करेंगे, तो एफडीआई जो है ये 75% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया, तो 100% कर दिया गया है। सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त होता है, तो सिंगापुर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्या, जीविका परियोजना की शुरुआत किस संस्थान के सहयोग से तथा कब की गई थी, जीविका परियोजना की शुरुआत है ना किस संस्थान के सहयोग से किया गया था, तो ये हुआ था विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79, इसमें क्या है, ब्यूनस आयर्स घोषणा विश्व व्यापार संगठन है ना डब्ल्यूटीओ द्वारा ये किससे संबंधित है, की गई थी, ये किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये महिला एवं व्यापार से, किससे, महिला एवं व्यापार से। ब्यूनस आयर्स क्या है, तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, ब्यूनस आयर्स। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुआ था, इसका पहले नाम क्या था, गेट है ना, GATT था, है ना। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुआ था, 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। मुद्रा बैंक की स्थापना किस प्रकार की संस्था के रूप में की गई थी, मुद्रा बैंक की स्थापना किस प्रकार की संस्था, तो वित्तीय संस्था के रूप में किया गया था। मुद्रा है, तो मुद्रा क्या है, तो एक मूल्य की इकाई है ना, मूल्य की इकाई है, विनिमय का माध्यम है, जो भी एक्सचेंज करते हैं, जैसे कुछ चीज़ खरीदते हैं पैसा देते हैं तो एक्सचेंज का माध्यम भी है, भुगतान का माध्यम है ना, भुगतान भी पे भी करते हैं आप, तो ये सभी सही है ना। तो उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का सी। नेक्स्ट क्या है,
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। खाद्य श्रृंखला में अगर बात करेंगे ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है? तो मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। यहीं पर पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस का प्रश्न, याद रखना है। ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। किसने? लिंडमैन ने दिया था, याद रखना है, ठीक है। लिंडमैन जैसा ही एक नाम है क्या? न्यूलैंड है ना, तो इसको भी साथ में आपको रिवीजन करना है, न्यूलैंड। तो न्यूलैंड्स जो है ये क्या क्या था? अष्टक नियम दिया था ना। तो तत्वों का जो है आवास सारणी में अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। और ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट कतई जगह प्रश्न, ये सब याद रखना है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, देख लीजिएगा। और आपको कहीं भी पढ़ते होंगे आपको मेरी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं वो हर जगह आपको मिलता होगा, और आसानी से मेरा वाला आपके दिमाग पे प्रभावी असर करता हुआ, आसान भाषा में याद रहता होगा, ठीक है। इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया करें। फिर क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? अब यहाँ पर क्या है? 83 का आंसर हो जाएगा क्या? नॉर्मन मायर्स है ना। नॉर्मन मायर्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने दिया था। अब यहाँ पर क्या ये बता दिए। अब यहाँ से पूछ लिया जाएगा आपको, मान के चलिए क्या कि जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कितना है, तो आंसर क्या लगाइएगा। इसलिए एक्स्ट्रा फिक्स अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत में पूछेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट कितना है, तो 4 है। पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में नहीं है, तो 4 कौन सा है जैव विविधता हॉटस्पॉट? तो ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा। देखिए एक हिमालय, पश्चिमी घाट, 2 याद हो गया। हिमालय और पश्चिमी घाट है ना, तो हिमालय और पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत में, हिमालय और पश्चिमी घाट। और 2 कौन सा है? इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड। इंडो बर्मा, देखिए दोनों एक जैसा नाम है। इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड। इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड है ना। इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, और सुंडालैंड क्या है? सुंडालैंड, ठीक है। और ये हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, 2 हो गया। और 2 क्या बताए थे? हिमालय और पश्चिमी घाट है ना, हिमालय और पश्चिमी घाट, और इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड है ना। ये 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है अपने भारत में, ठीक है। यहीं पर क्या बात आया क्या? जैव विविधता। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया था। 22 जब भी आए तो 4 प्रश्न तुरंत रिवीजन कीजिए। क्या 22 मार्च को क्या मनाया था? तो विश्व जल दिवस। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारत में जो जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था मालूम? तो ये हुआ था 2002 में, ठीक है। आसानी से याद कैसे रहेगा? तो इसी से रिलेट कर लेना है। देखिए दोनों याद रहेगा, रिलेट करेंगे। देखिए विश्व जैव विविधता मतलब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया था? 22 मई को मनाया जाता है। अब इसी 22 को है ना, 22 में क्या 2-2 है, इसी 22 को 2 को क्या करिए, थोड़ा सा दूर कर दिए, 2 और 2 कर दिए, और 2 शून्य इसमें डाल दिए। क्या हो गया? जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? 2002 में, ठीक है। हो गया ना रिलेट। जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है वो 22 मई को, और अधिनियम इसी 22 को क्या करेंगे, इसी 2 को दूर कर दिए थोड़ा, और 2 को शून्य इसमें डाल दिए, तो 2002 में हुआ पारित, ठीक है। तो आसानी से याद रहेगा, कभी भी पूछा जाएगा आसानी से आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो जैव विविधता से रिलेट कर लेना क्या, और यही 2 और 2 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। क्या है? 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अपने भारत में, ठीक है। तो रिलेट करके आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए जैव विविधता दिवस 22 मई को, यानी कि 2 और 2 का खेला है। जैव विविधता हॉटस्पॉट कितना है? तो यही 2 और 2 को जोड़ दिए, 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। और यही पर अधिनियम का पारित हुआ, तो यही 2-2 को थोड़ा दूर करके और 2 शून्य डाल दिए, तो 2002 में अधिनियम ये पारित हुआ था, ठीक है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही का है लगभग, है ना। भारत में जैव विविधता अधिनियम, तो जैव विविधता जैसे आया तुरंत दिमाग में क्या है? 22 मई है ना, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और अधिनियम पूछेगा 2 शून्य इसमें डाल देना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 84 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवधान्य आंदोलन 1987 किससे संबंधित है? तो नवधान्य आंदोलन 1987 ये जैविक खेती से और जैव विविधता संरक्षण से, दोनों से। आंसर क्या होगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 86, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए यह अधिनियम मुख्य रूप से चाय और कॉफी बागान पर लागू होता था, ये गलत है, क्योंकि यह अधिनियम मुख्य रूप से यांत्रिक शक्ति का उपयोग करने वाले कारखानों पर लागू था ये, ठीक है। तो ये वाला क्या गलत है। फिर क्या इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये सही है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कारखानों में निरीक्षण की व्यवस्था की गई थी, ये सही है। 2 और 3 सही है। आंसर क्या हुआ? 2 और 3 किसमें? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना, क्या मालूम, ये क्या है? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, तो ये 1881, ये किसके समय?
तो ये लॉर्ड रिपन है ना, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884 था। इसी के समय क्या हुआ, प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के समय, है ना। इसी के समय आपको इल्बर्ट विधेयक आया था। इसी के समय में आपको क्या, जो लॉर्ड लिप्टन एक्ट था, जो कि प्रेस एक्ट है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने 1878 में लागू किया था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने उसे रद्द कर दिया था, ठीक है। तो ये सब क्या लॉर्ड रिपन क्या, लॉर्ड रिपन को क्या स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति को अपनी सहमति के लिए भेजा जाता है। संविधान के लिए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किस अनुच्छेद के तहत पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, तो वन तो क्या है आंसर के 111 है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 111 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी दे दिया, यहाँ पर क्या अनुच्छेद, यहाँ पर क्या हो जाएगा 111 111 करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ अनुच्छेद है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या क्या मालूम, इसी के आसपास का अनुच्छेद है। एक तो ये हो गया 87 का सी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। एक तो है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 जो कि एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, अनुच्छेद 112, फिर अनुच्छेद 111 तो है ही यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 108 में क्या मालूम, तो जो राष्ट्रपति है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन, राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। हालांकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। फिर क्या अनुच्छेद 110 में क्या, तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण 12, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में, ठीक है। और जो राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है वो 111 के, ठीक है ना, 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 में क्या है, निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उस देश के संविधान से सुमेलित कीजिए जहां से वे मिले लिए गए हैं ना। तो मौलिक अधिकार, तो ये तो मालूम है, आसान वाला है ना, मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि पी का 3 हो जाएगा, ठीक है। पी का 3 जैसे हुआ, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया, क्यू का 2 होगा, क्यू का 2 देखिए इसमें दिया हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आसानी से आंसर निकालें। बाकी संघीय व्यवस्था कनाडा से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 में क्या है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों को उनके प्रमुख प्रावधानों से सुमेलित कीजिए। देखिए 42वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसमें तो आपको मालूम है मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। और क्या हुआ था मालूम, इसमें हुआ था कि लोकसभा का कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है, 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी वर्तमान में क्या 6 वर्ष है क्या, नहीं 5 वर्ष है। तो क्या हुआ था, कब हुआ था, 44वां में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था फिर, कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पर फिर बहाल किया गया, है ना। तो पी क्यू का यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, पी का 2 और क्यू का 3, पी का 2 यानी कि ये आंसर नहीं होगा, पी का 2 ये कट गया, और क्यू का क्या होगा 3, क्यू का 3 ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना, 89 का ए आंसर हो गया आपका, ठीक है। बाकी 52वां मालूम है, दल बदल है 1985 में हुआ था, दल बदल। 61वां जो है ये 1989 में लागू हुआ था। मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या पूछा कि नीचे दिए गए प्रश्न में कथन ए और कारण आर दिया हुआ है और फिर आपको आंसर बताना है ना। तो पहले देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान अनुच्छेद 19 जो है के तहत सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो स्वतः निलंबित हो जाते हैं मौलिक अधिकार, ये गलत है, ठीक है। फिर क्या देखिए, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों यानी कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर के निलंबन अधिकृत करने का अधिकार है, ये बात सही है ना। तो ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है ना। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण, अनुच्छेद 21 में क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में फिर बताना कि कौन सा इसमें सही है। तो पहला क्या है कि भारतीय संविधान जो प्रकृति में अर्ध संघीय है, भारतीय संविधान की जय क्या प्रकृति में अर्ध संघीय है। और फिर क्या है, भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएं जैसे कि शक्तियों का विभाजन, एकात्मकता, जैसे एकल नागरिकता दोनों शामिल है, ये बात दोनों सही है, यानी कि आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्या है, पंचायत के वित्त और कराधान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का
चयन करना है। तो पहला क्या, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग गठन करता है, ये सही है ना। राज्य का जो वित्त आयोग है राज्यपाल गठित करता है 5 वर्षों के लिए। फिर केंद्र का क्या है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, वो भी 5 वर्षों के लिए करता है। फिर क्या बोला, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें पंचायतों पर बाध्यकारी होती है, ये गलत है, बाध्यकारी नहीं होता है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ये सही है। और मौलिक कर्तव्यों के संविधान के भाग 4 को और अनुच्छेद जो है 51 के ए के तहत है रखा गया, ये भी सही है। फिर क्या बोला, मौलिक कर्तव्यों को अवधारणा सोवियत संघ रूस से लिया गया, ये सही है। मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए संसद कानून नहीं बना सकती, ये गलत है। कानून बना सकती है ना, उसमें सुधार संशोधन कर सकती है, तो ये वाला गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ये सही है। और सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, ये गलत है ना। 2 वाला गलत है। तो पूछा क्या है मालूम कि कौन सा सही है। फिर क्या बोला, वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, गलत है ना। क्या धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। इसलिए केवल एक यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जो है, ये किस प्रकार के लोकतांत्रिक के स्थापित करना है, तो किस प्रकार का, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 में क्या है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे एकात्मकता की ओर झुकाती है। तो एकात्मकता की ओर झुकाती है ये एकीकृत न्यायपालिका, क्या एकीकृत न्यायपालिका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई व्यक्ति के वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। नेक्स्ट क्या है, भारत के महान्यायवादी को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो इसमें किसी भी सदन में मतदान देने का अधिकार नहीं, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, ये सही है। संसद की किसी भी समिति का सदस्य बनने का अधिकार, ये सही है। बी और सी सही है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, भारत का महान्यायवादी है अभी कौन है वर्तमान में, आर वेंकटरमनी है, ठीक है। देखिए, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है, महाधिवक्ता, है ना, जो कि अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उसे नियुक्त करता है, ठीक है। जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है, और इसे कितने अनुच्छेद, अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्या है, संसद में गिलोटिन शब्द का क्या अर्थ है, तो गिलोटिन शब्द का मतलब होता है क्या, जब अध्यक्ष बिना चर्चा के लंबित मांगों को मतदान के लिए रखता है। नेक्स्ट क्या, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर हम नहीं बताते हैं, ठीक है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, बता दीजिएगा आंसर आप लोग कमेंट में। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। बाकी चीज़ हम बता दिए थे कि पहला रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर में हुआ था, ईरान के रामसर शहर में हुआ था। और भारत में पहली बार रामसर जो सम्मेलन हुआ था 1982 में हुआ था। और क्या बताते हैं, बिहार में 6 रामसर साइट हो गया है, जो कि सबसे लार्जेस्ट है आपका गोगावेल झील, जो कि कहाँ पर है, तो कटिहार में है, ठीक है। बाकी 94 रामसर साइट है, जो है कितना अपना कहाँ पर हो गया, तो पूरे भारत में 94 रामसर साइट हो गया, ठीक है। तो 100 का क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आप लोग बताइएगा, ए बी और सी और तो डी क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।